नमस्कार, मैं सत्यकाम और मेरे साथी अखिलेश। अखिलेश, आज तो आपकी ही जय जयकार करने लायक है। और बात हम वीडियो की शुरुआत करेंगे तो हम इस बात से करेंगे कि जो आप अक्सर कहते थे कि माननीय मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने मेजॉरिटी की नब्ज को पकड़ लिया है कि मेजॉरिटी क्या चाहती है, इसलिए आपकी जय जयकार कर रहे हैं। इन्हीं बातों से शुरुआत करते हुए कि ओवैसी जो असदुद्दीन ओवैसी हैं, सांसद हैं और पार्टी प्रमुख हैं, उन्होंने आज तक के एजेंडे पर जो है इस बात को कोट किया। इस पे आप क्या कहेंगे? देखा भाई, अब क्या ज़्यादा कुछ नहीं कहना, लेकिन ये है बात तो जो अभी जो सही बात होगी उसको हर कोई बोलेगा। जी, सही बात होगी। अब हम लोग पहले रिकग्नाइज करके आ गए थे कि यार अगर हम तुलना करते हैं कांग्रेस और भाजपा की, कि भाजपा कांग्रेस में बेसिक अंतर क्या है, अगर आप राजनीति की थोड़ी समझ रखते हैं तो आपको समझ में बातें आएंगी वास्तव में कि राहुल गांधी जी मुद्दे से कितने भटके हुए व्यक्ति हैं और मोदी जी कितने मुद्दे के प्रति कितने संवेदनशील हैं। ये बहुत बेसिक सा डिफरेंस दोनों में है, तो हर कोई जानता है उसमें नहीं। हाँ, ये बड़ी बात है कि अब अगर हाँ, यह तो अच्छा लग रहा है कि अगर आज तक जैसे बड़े चैनल पे ओवैसी ने वास्तव में इस बात को कहा है कि मोदी चुनाव से जीत रहे हैं कि उन्होंने मेजॉरिटी की नब्ज को पकड़ लिया हुआ है। ये हम लोग पहले कहते आ रहे थे, तो बिल्कुल अच्छा लग रहा है। तो बहुत बहुत बधाई सर। फिलहाल हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट मुद्दा है, हिमाचल प्रदेश को लेकर के हम लोग अक्सर बात कर रहे हैं इस समय। तो उस पर जो है सुखविंदर सिंह जी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। कांग्रेस की आला कमान मतलब जान ही रहे हैं, माननीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष। दो चीज़ें और बढ़िया निकल के आई सर। वो ये थी कि माननीय अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री और सचिन पायलट भी उस समारोह में पहुंचे। इस पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, कांग्रेस बड़ी मेहनत कर रही है राजस्थान पे। कांग्रेस शायद गुजरात में से मेहनत नहीं कर पाई। जो राजस्थान में जो उथल पुथल चल रही है ना, तो कांग्रेस आधी शक्ति अपनी राजस्थान पे ही लगा रही है। कि गहलोत और पायलट में जो भी द्वंद्व चल रहा है, एक बात मेरा मानना ये है, देखिए सत्यकाम भाई, मेरा मानना ये है, एक डिफरेंस है। एक मजबूत पार्टी जो सत्ता में हो या ना हो, एक मजबूत संगठन की और एक बिखरे हुए संगठन का डिफरेंस, अंतर ये है कि कांग्रेस एक बिखरा हुआ संगठन के रूप में है, इसलिए राजस्थान में इस तरह की जो उथल पुथल है। भाजपा किसी राज्य में अभी तक, जब तक मोदी जी से स्टार्ट करिए, मोदी जी से जब तक हैं, भविष्य का तो पता नहीं है, लेकिन अभी तक किसी भी राज्य में इस तरह की उथल पुथल नहीं है। अगर हो जाए तो मुझे लगता है कि 1 घंटे में फैसला कर लेंगे, या 1 घंटे में फैसला कर लेंगे, उथल पुथल खत्म हो जाएगी। या गहलोत या पायलट, अगर कांग्रेस जगह पे भाजपा होती तो अब तक ये जो 1 साल से द्वंद्व चल रहा है इन लोगों का, कि हर किसी को पता है कि ज़बरदस्ती वो हिंदी में कहावत है, बांधे बनिया बाजार वाली कहानी है वो, तो वो वही है यार, और कुछ नहीं है। और तो ये उसका निराकरण नहीं कर पा रहा है। और मैं इसलिए भाजपा प्लस में क्यों जाती इनसे, इसीलिए कि उनके पास हर मुद्दों का समाधान तत्कालीन रूप से उनके पास अभी भी है। जिस दिन नहीं होगा उस दिन वो उनकी स्थिति होगी कांग्रेस वाली, वो अलग बात है। अभी तक है उनके पास। और भाजपा अगर होती है राजस्थान में अभी तक, और ये स्थिति होती, अब तक सोल्यूशन निकल गया होता। या तो विदाई हो जाती, जैसा कि हमने देखा गुजरात में या कहीं अन्य राज्यों में जो है पूरी की पूरी कैबिनेट सहित मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभारी, इन सारे लोगों को एक साथ हटाया गया और कोई चू नहीं कर पाया। हाँ, यही मैं कहना चाह रहा, चू नहीं कर पाया। और समर्थन भी कर रहे हैं। हाँ, और भूपेंद्र पटेल का समर्थन हर कोई कर रहा है, रूपाणी हो चाहे जो भी हो, समर्थन कर रहे हैं। कोई चू नहीं कर पाया। दूसरी बात, हम इस पर इसी को कोट करते हुए थोड़ा सा बढ़ाएंगे सर। शंकर सिंह वाघेला भी मुख्यमंत्री रहे गुजरात के। उन्होंने इस बात को कहा कि जब मैं आडवाणी जी से मिलने गया तो उनके आंखों में आंसू थे। उन्होंने एक इंटरव्यू किया, उसको देखा जा सकता है यूट्यूब चैनल्स पर या मीडिया हाउसेस चैनल्स पर, उस चीज़ को देखा जा सकता है, लाइव दिखाया गया है। मैं इस पर एक बात और जोड़ते हुए कहूँगा, उन्होंने साथ में एक शब्द जोड़े थे कि जो आरएसएस की शाखा का व्यक्ति है वो पूरा जीवन समर्पित होता है और किसी भी फैसले के खिलाफ वो आमतौर पर नहीं जाता। ये उन्होंने आडवाणी जी के लेकर कहा था
इस पर आप क्या बोलेंगे? ये तो उनकी व्यक्तिगत राय है। मेरा मानना ये है कि मोदी जी आडवाणी जी की आंखों में अगर आंसू थे जी। तो वास्तविक आंसू हो सकते हैं। जो मेरा अपना ओपिनियन है कि उनको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए था, उनको कुछ भी नहीं मिला। जो संघर्ष उन्होंने किया पार्टी को बनाने, भाजपा को बनाने, जो संघर्ष उन्होंने किया है वास्तविक संघर्ष उन्हीं का रहा है। अटल जी थे उस समय, लेकिन जो जिम्मेदारी थी पार्टी को खड़ा करने की, मेहनत करने की, वो आडवाणी जी पे थी, उन्होंने पूरा किया हुआ था। उसके बाद आडवाणी जी को मार्गदर्शन, जब मोदी जी आए उनको मार्गदर्शन भेज दिया गया, उनको कुछ नहीं मिला, तो उनका दुख तो जायज़ है। लेकिन एक बात और बता दूं, मोदी का विरोध कोई क्यों नहीं कर पा रहा है? जानते हैं क्यों? क्योंकि मोदी जी ने भाजपा को जो दिया है वो कोई दे ही नहीं पाया, ना दे पाया था। बिल्कुल। दे पाएगा इसकी गारंटी कोई ले भी नहीं सकता। तो मोदी जी ने जो भाजपा को दे दिया है, भाजपा व्यक्तिगत आडवाणी तो है नहीं, भाजपा एक पार्टी, संगठन, एक परिवार। ना आडवाणी हो सकते, ना मोदी हो सकते, ना अटल जी हो सकते, ना कोई और हो सकता है। तो व्यक्तिगत आपकी महत्वाकांक्षा के लिए किसी पार्टी को बलिदान तो कर नहीं पाएंगे ये ना, तो इसलिए कोई विरोध नहीं कर पा रहा है मोदी जी का। मोदी जी ने जो दे दिया, जो चरम पहुंचाया भाजपा को, जो जिस चरम पे पहुंचाया है, उस चरम पे आडवाणी जी कभी पहुंचा ही नहीं पाए। बहुत संघर्षों के बाद भी सत्ता हासिल नहीं कर पाए, 272 नहीं हासिल कर पाए, इसलिए विरोध नहीं हो पा रहा है। अगर व्यक्तिगत बात कर ले, इच्छा की बात कर ले, तो वास्तव में आडवाणी जी के लिए दुख होता है कि कम से कम उनको यार राष्ट्रपति ही बना देते, राज्यपाल ही बना देते, उसके लिए थोड़ा हाँ कुछ दुख होता है उसके लिए। दूसरी बात हम इसी में एक लाइन और जोड़ते हुए चलेंगे सर, कि ये तो रही आडवाणी जी की बात, व्यथा कथा आप बता ही दिए और बहुत अच्छे ढंग से आप बता रहे हैं, दर्शकों को भी समझ में आ रहा होगा। इसी से रिलेटेड एक चीज़ें और आई, जैसे कांग्रेस की जब बात की जाए, सेम टू सेम, अगर हम बीजेपी की ही पहले बात कर ले, फिर कांग्रेस से जुड़े सवाल पूछेंगे आपसे। बीजेपी में कद्दावर नेताओं की कमी नहीं रही। निर्मला सीतारमण सबसे बढ़िया जो जिनका परफॉर्मेंस रहा वो नितिन गडकरी जी हैं, अभी भी है और पूरी दुनिया में उनकी प्रशंसा होती है। कई सारे मिनिस्टर उनके हैं जो वर्ल्ड वाइड है, उनको मतलब पूरी दुनिया की कोई जिम्मेदारी दी जा सकती है तो वो उसको अच्छे से अच्छा निभा सकते हैं। कांग्रेस की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, पूछने जा रहा था मैं आपसे कि कांग्रेस में अभी एक बीच में सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत का एक विवाद हुआ, गद्दार जैसे शब्दों से नवाजा गया। आज तक या किसी चैनल ने के पत्रकार ने उनसे पूछा कि जो आपने कहा था कि आप उस पर काम है, तो उन्होंने बड़े लहजे से कहा कि वो राजनीतिक जीवन में, राजनीतिक दर्शन में, राजनीतिक समय में परिस्थितियां बदलती रहती हैं और मुझे इस बातों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, राजनीतिक आदमी है, अपने फायदे के लिए कुछ भी कर लेगा, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है भाई। अब सिंपली ये बात कर लें कि आपको कहीं छोटे मंत्री पद कोई मिल रहा है और कोई छोटा सा विभाग मिल रहा हो, कम मलाईदार वाला, ठीक है ना, आपको वहाँ ईमानदारी करनी हो, आप कर रहे हो, लेकिन हो सकता है बेईमानी करने के बाद बड़ा मलाईदार पद मिल जाए तो बेईमानी भी कर पाओगे। तो ये तो राजनीतिक व्यक्ति की यार वो क्या कहते हैं ना, उसका नेचर है, उसमें नहीं कह सकते। देखिए ये बातें गलत है। राजनीति में हमेशा नैतिकता होनी चाहिए और भारतीय राजनीति में भाई नैतिकता का बहुत ज़्यादा अभाव है। ये एकदम कटु सत्य है, सत्य काम भाई, कि पूरी राजनीति जितनी राजनीति भारत की हो रही, बात जिसकी भी, और नैतिकता का वहाँ अभाव है। केवल स्वार्थों की राजनीति है। व्यक्ति, जो भी व्यक्ति, उस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ जो सत्ता में है, जो कुर्सी पे है, जो MLA है, MP है, बिल्कुल ठीक है ना, और जो संसद में जनता की बातों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, उसमें नैतिकता का अभाव है। थोड़ा सा ज़्यादा दाम लग जाए, अब वो क्षमा करिएगा, हम ऐसा नहीं बोल रहे बिका हुआ है आप लोग, लेकिन ये तो सत्य है कि थोड़ा ज़्यादा लग जाए तो पाला बदलने में सेकंडों का टाइम नहीं लगता। तो ये सब बातों में कोई फ़र्क नहीं, झाड़ पोछ के किनारे हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। लेकिन वास्तव में अगर किसी ने राजस्थान में किसी को गद्दार कहा है, अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री को गद्दार कहा हो, उपमुख्यमंत्री को गद्दार कहा हो, उप मुख्यमंत्री को गद्दार कहा हो, और संवैधानिक पद बैठे हुए व्यक्ति को गद्दार कहा हो, तो यार संगठन की साफ साफ कमजोरी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। वो थोड़ा सा उनको बचना चाहिए था जो चीज़ें। अगर संवैधानिक अगर सत्यकाम संवैधानिक पद पे आप हैं तो वैसे अमर्यादित शब्दों से आपको बचना होगा। कि मैसेज क्या दोगे आप समाज के अगुआ हो, आप एक राज्य को लीड कर रहे हो, स्टेट को लीड कर रहे हो, एग्जाम्पल सेट करना आपको, तो आप ऐसे ओछे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो फिर क्या, कोई मतलब ही नहीं है। मैं सर इसी में एक और जोड़ता हूँ, क्योंकि मेरा काम ही जोड़ना है। अब भारत जोड़ो यात्रा से मेरा संबंध नहीं है यहाँ पे। मैं इसलिए कह रहा हूँ सर कि हमने देखा है कि सेम कंडीशन
मतलब परिस्थिति मध्य प्रदेश में भी आई थी। मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार गिराई गई, लेकिन उन्होंने जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया जो वर्तमान में केंद्रीय मंत्री, उनको गद्दार कभी नहीं कहा। तो वहाँ तो मुझे नैतिकता समझ में आई। यहाँ सचिन पायलट के मामले में गद्दार जैसे शब्दों का कहा गया, तो ये मुझे कम समझ में आया। थोड़ा और आप बताएंगे? नहीं, देखिए ऐसा है कि सचिन सिंधिया जी ने ना फैसला बहुत तत्कालिक ले लिया था। तो कमलनाथ एक गद्दार कहने का जो मेरा अपना ओपिनियन है, बहुत बड़ा मैं पॉलिटिकल पर्सन तो हूँ नहीं, बड़ा एनालिसिस करूँगा, लेकिन जो मेरा अपना एक व्यक्तिगत मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है कि कमलनाथ जी को मौका भी नहीं मिला था कुछ कह पाते। जब आप भाजपा कहोगे तो बोलोगे तो कटाक्ष होगा, उस पर आप उत्तर लोगे। आप अपने पार्टी के व्यक्ति को गद्दार कह पाओगे ना, भाजपा वाले गद्दार कैसे कहेंगे आप? तो सिंधिया जी ने तो टाइम ही नहीं आपको दिया, फटाक से भाजपा में चले गए, पैक्ट कर लिया, सबसे सेटअप हो गया। अच्छा, इस सिंधिया और गहलोत का मामला बड़े लंबे समय से पक रहा है यार भाई। एज ए कॉमन मैन हम भी उबे हैं यार, कुछ होना चाहिए, क्यों झूला झूल रहे हो यार? तो या तो ये सेटलमेंट कर लो यार, ये गंदगी ना फैलाओ, है ना। पिछले 1.5-2 सालों से ये तो हो रहा है ना कि हो रहा है। अच्छा, नहीं समझ में आ रहा है, महत्वाकांक्षा पायलट की है मुख्यमंत्री बनने की, गहलोत की कुर्सी छोड़ने वाले नहीं हैं। गहलोत को आशीर्वाद प्राप्त होगा सोनिया जी का, बिल्कुल ऑब्वियस है, हाईकमान का आदेश, अभी तो आशीर्वाद, तभी तो कुर्सी पे हैं। पायलट चैलेंज बार बार चैलेंज कर रहे हैं राहुल गांधी को, हो सकता है राहुल गांधी। अच्छा, एक बात और, पायलट इसलिए चैलेंज कर पा रहे हैं कि पायलट राहुल गांधी को सिंधिया की धौंस दिखा रहे हैं कि 3 ही तो हम थे, सिंधिया पायलट राहुल गांधी परम मित्र। जैकेट सेम ब्रांड की पहनते थे, 45,000 वाली पहनते थे, 50,000 वाली पहनते थे, 1.5 लाख वाली पहनते थे। तो एक तो भाग गया, मैं भी भाग जाऊंगा। तो वो वाली कंडीशन में राहुल गांधी को तो नहीं है, तुम रुको यार, जब मेरा टाइम आएगा तो फिर यार अभी रुको। तो उस साहस पे भी रुके, लेकिन अब वो क्या कहे कि वो खुजली तो है ही है ना फिर बनने की। तो ऐसी स्थिति में भाई ना, मुझे लगता है कि ये एज ए पॉलिटिकल पार्टी, एज ए पॉलिटिशियन, एज ए एक संगठन के हिसाब से आपको फैसले बहुत जल्द करने होते हैं। इससे आपकी छवि खराब होती है, किसी भी की छवि, चाहे वो सिंधिया की हो, चाहे पायलट की हो, चाहे गहलोत की हो, उसकी छवि खराब होती है। चलिए ठीक है सर, बहुत अच्छी बात कहे आप। और दूसरी बात, एक उड़ते उड़ते एक बढ़िया जो संपूर्ण भारत के लिए अच्छी बात आई कि हालांकि आज हिमाचल प्रदेश का ही मुख्यमंत्री चुना जाना था, डिप्टी सीएम चुना जाना था, वो प्रक्रिया बहुत अच्छे ढंग से पूरी हुई। और जो एकता रही कांग्रेस की, शीर्ष नेतृत्व से लेकर के जो प्रदेश स्तर के नेता थे, सारे लोग एक ही मंच पर रहे। मुख्यमंत्री की मां भी आई, उन्होंने भी अपने बेटे को आशीर्वाद दिया और प्रियंका गांधी सब मिली। एक बहुत बढ़िया भारतीय दर्शन में एक चीज़ और समझ में आया, जो दिया गया संदेश वो दलाई लामा का था। दलाई लामा बहुत तिब्बती धर्मगुरु हैं और भारत से बड़ा प्यार है उनका हिमाचल प्रदेश से भी लगाव रहा है। उन्होंने जो है आशीर्वाद दिया है सरकार को, नवगठित सरकार को, और एक सराहना की है कि भारत जब 1962 की लड़ाई जो पहले निर्वासित किए गए वहाँ से, उस समय बड़ा प्यार मिला था उनको। उस पर आप थोड़ा बोल दीजिए। काम भाई, भारत तो ज़मीन ही ऐसी है जहाँ सभी धर्मों को समान प्यार, समान सम्मान, समान अधिकार मिला, रहने का, फलने फूलने का पूरा अवसर दिया गया है। हम एक एग्जांपल मैं करूँ कि मैंने कहीं पढ़ा था और ये ऑथेंटिक बात है कि जब इज़राइल देश का निर्माण हुआ, इज़राइल जो देश है जो बना, वो पूरे विश्व के यहूदियों को एकत्रित करके यहूदियों का एक देश बना, छोटी जगह फ़लस्तीन में दी गई, तो एक देश बन गया और उन्होंने बना लिया। तो उनके जो राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, उनका स्टेटमेंट था कि यहूदी तो पूरे पिछले 50-60 सालों से भागे मारे फिर रहे थे, लेकिन जो प्यार उनको हिंदुस्तान में मिला और फलने फूलने का मौका हिंदुस्तान में मिला, वो पूरे ग्लोब में कहीं नहीं मिला। इसलिए इजराइल आज भी आपको सबसे ज़्यादा सम्मान देता है, सबसे ज़्यादा वैल्यू कर देता है, आपको आज भी देता है कि हम अगर अंधी आँख से बोले इजराइल की चाहिए तो दे देगा आपको, है ना। और सबसे शक्तिशाली है, टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा नोबेल पुरस्कार भी देता है, यहूदी हैं जी, और टेक्नोलॉजी सबसे आगे हैं। तो ये तो आपकी ज़मीन का प्रताप है, हमारी कल्चर रही है। दलाई लामा तिब्बत से भागे अगर चीन डर से, और भारत में निवासी सरकार बनाई है, पूरे विश्व में कहीं जगह नहीं है, और हमने उनको रखा हुआ, डंकी चोट पे रखा हुआ है, तो बड़ी बात है ना, फिर तो बोलेंगे। लेकिन